अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायद ईसा कर रहे थे, उसने बिल आखिर पीटीआई को इंतखाबात से बाहर कर दिया। उनका इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो वापस छीन लिया। ये एक ग्रेटर गेम का हिस्सा है जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार आपसे कह चुका हूँ। उस ग्रेटर गेम के तहत इंतखाबात से इमरान खान और पीटीआई को बाहर करना ही था। इसके हवाले से बहुत सारे वकला जो है गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सारे एंकर्स गुफ्तगू कर चुके हैं। इस सारे मामले के पहलू में मैं सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने सादा लफ्ज़ों में पेश करना चाहता हूँ। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि पीटीआई ने चूंकि इलेक्शन अपने आइन के मुताबिक नहीं कराए, सही नहीं कराए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो उनका निशान वापस ले लिया जाए। पीटीआई उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और उसके बाद डिविजनल बेंच ने यह फैसला किया कि पीटीआई को उसका इंतखाबी निशान वापस मिलना चाहिए। उसमें 2 बुनियादी फैक्टर थे। एक, आइन का आर्टिकल 17 जिसके तहत हाई कोर्ट के मौजूद जजेस ने यह कहा कि ये इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि वो किसी सियासी जमात का इलेक्शन सिंबल वापस ले ले। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपको पीटीआई को शोकॉज करना चाहिए था, फाइन करना चाहिए था और उन्हें टाइम दे देना चाहिए था। दिलचस्प बात यह है, आप इस गेम का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि रात 11 बजे चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला सुनाया और सुबह 11 बजे यानी 12 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल एन वही फैसला, वही जजमेंट सुनाई जो पेशावर हाई कोर्ट ने हिदायत की थी। अवामी नेशनल पार्टी ने भी इलेक्शन नहीं करवाए थे। उन्हें 20,000 रुपये जुर्माना किया गया और उन्हें मई तक का टाइम दे दिया गया कि वो अपने इंतखाबात, पार्टी के इंतखाबात करवा लें जनरल इलेक्शन के बाद। इन हालात में इससे पहले भी लेवल प्लेइंग फील्ड का जब मामला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ साहब ने 2-3 समातों में पीटीआई के वकला को सुनना ही नहीं चाहा था और उनकी मारूजात को ना सुना, ना उनके पास जो शवाहिद थे, जो वीडियोस थी, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में चलाने की इजाज़त नहीं दी थी। वो अभी तक समात के लिए, कल समात के लिए फिक्स है गालिबन। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ये गेम का हिस्सा है, इसलिए अब इसे आप आज के बाद से इलेक्शन कहना छोड़ दें। ये इलेक्शन नहीं है, ये इमरान साहब को निकालने का एक प्लान है। अब उसमें रुकावट जो है वो अवाम है। इन्हें समझ नहीं आता कि अवाम, 4-5 करोड़ अवाम को जो है वो कैसे इस सारे गेम से निकाला जाए। और इस सारे मामले में जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बुनियादी टूल है, वो इलेक्शन कमीशन है। और जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ किया, पूरा मुल्क उसका गवाह है कि किस तरह उम्मीदवारान को जो है वो पकड़ा गया, किस तरह लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, किस तरह कागजात नामजदगी जो है वो ख़वातीन से भी छीने गए, मर्द उम्मीदवारों से भी छीने गए, लोगों के घरों की चार दीवारी को जिस तरह से मलिया मेट इस हुकूमत ने किया, वो सब हमारे सामने है। और इलेक्शन कमीशन ने इन सारी चीज़ों से सरफ़े नज़र किया। ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब ये तय कर लिया जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तय कर लिया, सरेंडर कर दिया कि जनाब मैं आपकी हर बात मानूंगा, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। नतीजा हमारे सामने है। और जिस दिन उन्होंने ये तय कर लिया, आप देखिए उसी दिन से पाकिस्तान के सियासतदानों ने, यानी इमरान खान के मुखालफिन ने पहली मरतबा ये कहना शुरू किया कि जी इंतखाबात कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ये बिल्कुल हकीकत के बरअक्स बात है।
الیکشن کرانا تو پاکستان کے آئین کا کام ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی وقت پہ ڈیزالو ہوگی تو کتنے دن میں الیکشن ہوں گے, وقت سے پہلے ڈیزالو ہو یا وقت کے بعد ہو. تو ہر دو صورتوں میں سارا تفصیل سے موجود ہے اور الیکشن آئین کے تحت ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے تو صرف عمل درآمد کرنا ہے, اور اگر کوئی عمل درآمد میں فیل ہو جائے, کرا نہ سکے, تو وہ فیلئر ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور جس دن الیکشن کمشنر نے سرنڈر کیا, اس دن سے آپ دیکھیے عمران خان کے مخالفین سیاستدانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب الیکشن کمیشن کا اختیار ہے الیکشن کرانا, وہ جب چاہیں الیکشن کرا دیں. میں دعوے سے کہتا ہوں 2018 کے الیکشن سے پہلے یعنی 2013 میں, بدقسمتی سے اس وقت میرے پاس وہ کلپ نہیں ہے جس میں میاں نواز شریف یہ فرما رہے تھے کہ 1 گھنٹے کے لیے بھی الیکشن پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. آپ اندازہ کیجئے کہ سن 2013 سے لے کر بلکہ 18 کو بھی آپ شامل کر لیں, 2018 سے 1970 کے انتخابات کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اخبارات دیکھ لیجئے, کبھی کسی لیڈر نے بجائے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب یا مریم نواز یا نواز شریف صاحب, کسی نے آج تک یہ کہا ہو کہ جی الیکشن خود مختار ہے اور الیکشن کمیشن کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہیں الیکشن کرائیں. لیکن جب ان سب کے ہاتھوں میں ایک ایسا شخص آ گیا جس نے پوری طرح سرنڈر کر دیا, جس نے یہ طے کر لیا کہ میں طاقتور حلقوں کے قدموں میں بیٹھا رہوں گا, اس وقت سے یہ رام کہانی شروع ہوئی کہ جی الیکشن کمیشن کی مرضی ہے, وہ جب چاہے الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن کی مرضی نہیں ہو سکتی, الیکشن کمیشنر کی پرسنل رائے نہیں ہو سکتی, آئین کے مطابق ہے. لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کو یوز کیا اور اب عدالتوں نے ان سارے اقدامات پر مہر لگا دی. لیکن اور اس سے پہلے اب آپ دیکھیں فیصلے کے بعد کیا ہو رہا ہے. سارا میڈیا, بین الاقوامی میڈیا جس میں بلومبرگ شامل ہے, جس میں CNN شامل ہے, الجزیرہ شامل ہے, یہ سب الیکشنز کے خلاف ایک سازش قرار دے رہے ہیں, عمران خان کی پارٹی کے خلاف ایک سازش قرار دے رہے ہیں, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون سے حلقے ہیں جو اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ کھل کے نام لے رہے ہیں. ہمارا میڈیا تو کچھ بھی نہیں کر رہا. ہمارے ایک صحافی ہیں حامد میر صاحب, انہوں نے کل ٹویٹ کیا کہ قاضی فائز صاحب جب کل کیس کی سماعت کر رہے تھے تو میرا یہ تاثر تھا کہ وہ PTI کا کیس نہیں دیکھ رہے, وہ اپنے خلاف فائل کیے گئے ریفرنس کا انتقام لے رہے ہیں. یہ کتنے رنج, کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ قاضی وقت کے بارے میں, منصف کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جائے کہ وہ انتقام لے رہا ہے. وہ جو راحت اندوری نے کہا نا کہ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا, انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا, یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا. بہرحال PTI کے دوستوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ الیکشن کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے. PTI کے کروڑوں جو ووٹر ہیں ان کے لیے میری یہی رائے ہے کہ دیکھیے, اگر آپ 800 یا ہزاروں کینڈیڈیٹس کے بارے میں سوچیں گے تو پھر آپ ووٹ صحیح نہیں ڈال سکیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اپنے حلقے کے امیدواروں کے بارے میں سوچیں, تو پھر آپ کو PTI کے امیدوار پہچاننے میں دقت پیش نہیں آئے گی. جو بڑی چند جماعتیں ہیں لائک مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ہم کراچی کی اگر بات کر لیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, MQM, جماعت اسلامی کے علاوہ 2-3 اور بڑی پارٹیاں ہو سکتی ہیں, وہ تو اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں گے. آزاد امیدوار ایک حلقے میں کتنے ہوں گے؟ 4-5, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو آپ بہت آسانی سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح امیدوار ہیں. ہر قومی اسمبلی میں 2 صوبائی حلقے ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم,
इत्तफाकिया तौर पर ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरा उम्मीदवार भी हो जिसका कुछ एरिया लगता हो, अदरवाइज कौमी असम्बली के एक हलके में 2 सूबाई उम्मीदवार होते हैं। तो आप सिर्फ अपने हलके के बारे में सोचिए, उस आपके पास बहुत टाइम है। सोशल मीडिया पर ऐप आ गई है जिसमें आप जो है वो वेबसाइट आ गई है जिसमें आपने हलके का अपने हलके में का नंबर डालना है तो उसमें उम्मीदवार का नाम फिर भी सामने आ जाएगा। उसके अलावा आपने अपने इलाके में, अपने घर के पास, अपनी रिहाइशगाह के पास आपने देखना है कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनके इंतखाबी निशान हैं ज़ाहिर है, जिन्हें बड़ी जमातें आप उन्हें पहचानते हैं। उसके अलावा जितने आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनमें आपने PTI के कैंडिडेट को पहचानना है। और अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो इतनी मुश्किल के बावजूद भी फिर भी आप अपना वोट सही लोगों को डाल सकेंगे और इस लड़ाई को इसके मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। ये लड़ाई इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, ये लड़ाई उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने माफियाज की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये लड़ाई सिक्का बंद 40 साल से इस मुल्क में लूटने वालों के ख़िलाफ़ है, चोरों डाकुओं के ख़िलाफ़ है। ये लड़ाई पाकिस्तान की लड़ाई है, आपने इसमें हर हाल में हिस्सा डालना है। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में अच्छे भले पाकिस्तान की हालत कब से ख़राब होना शुरू हुई। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनी थी और 1981 में पहली मरतबा नवाज शरीफ पंजाब का वज़ीर ख़जाना और 1985 में पंजाब का वज़ीर आला बना था। हम उन 40 सालों से पहले बताएंगे कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी और इन 40 सालों में इन चोरों के आने के बाद पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।